तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और आज हम पढ़ने वाले भाई साहब अपना टनल डायोड। क्या पढ़ने वाले हैं भैया? पढ़ने वाले हैं अपना टनल डायोड। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया भैया? हमने जीनर डायोड पढ़ लिया, हमने एवलांच ब्रेकडाउन पिछले वाली वीडियो में देखा, हमने जीनर ब्रेकडाउन पिछले वाली वीडियो में देखा। हमने देखा कि भैया वीआई कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है। अभी तक हमने सेमीकंडक्टर की बेसिक प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ पी डायोड क्या होता है, एन डायोड क्या होता है, पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है, हमने सारी चीजें प्लेलिस्ट के अंदर देख ली है। अब हम देखने वाले हैं कि भैया हमारा टनल डायोड क्या होता है। जैसा कि हमें टनल से समझ में आ रहा है कि यहां कुछ तो टनल सा होगा। भैया टनल सा कैसा होगा? टनल हमारी कैसी होती है? थोड़ी नैरो होती है। कैसी होती है भैया? टनल होती है हमारी थोड़ी नैरो, उसकी विड्थ जो होती है वो थोड़ी कम सी होती है। अब अगर यहां पे टनल के साथ डायोड लगा है, मतलब डायोड के अंदर कोई पतली चीज का जिक्र होगा, कोई पतली सी नली का जिक्र होगा जिसे हम टनल से डिनोट कर रहे हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। अब चलो ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए किस तरीके से पढ़ाऊंगा, पहले भैया डायग्राम बताऊंगा, डायग्राम से सारी चीजें बताऊंगा। टनल डायोड क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बाद हम डेफिनेशन भी लिखवाएंगे भैया एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, और उसके बाद हम थोड़ा वर्किंग देखेंगे कि किस तरीके से टनल डायोड वर्क करता है। क्या ये चीज हमें चमक चुकी है? हाँ जी भैया, चमक चुकी है। अब टनल डायोड कोई भी नॉर्मल डायोड जैसा ही होता है, कोई भी नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड जैसा ही होता है। देखो ये वाला जो हमारा डायोड है, क्या इसमें कोई फर्क दिख रहा है? नहीं भैया, नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड जैसा दिख रहा है। क्या करना होता है, एक काम करता हूं, पहले यहां पे आपको अच्छे से टनल डायोड की थोड़ी थ्योरी समझाता हूं। ऐसा समझो कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने लिया एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर। भैया हमें क्या पता है, पी टाइप के अंदर होल्स होते हैं। होल्स को हम क्या कहते हैं भैया? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या कहते हैं भैया? पॉजिटिव चार्ज होता है। दूसरी तरफ हमने देखा एन टाइप। एन टाइप में क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे डिनोट करते हैं भैया? नेगेटिव चार्ज से डिनोट करते हैं। अब जैसे ही हमने इन दोनों को मिलाया, क्या मिला भैया? इन दोनों के बीच में हमें एक डिप्लीशन रीजन फॉर्म होती हुई दिख गई। क्या दिख गई भैया? हमें यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन, जिसे हम पोटेंशियल बैरियर के नाम से जानते हैं, वो दिख गया। अब हमने क्या किया, ये तो है हमारा नॉर्मल पी एन जंक्शन, ये तो है भैया हमारा नॉर्मल पी एन जंक्शन। लेकिन अगर इसको हमने क्या किया भैया? हेवीली डोप कर दिया। जीनर डायोड में हमने देखा ना डोपिंग किस तरीके से करते हैं। जो हमने इंप्योरिटी डाली उसको हमने क्या किया? 100 गुना ज्यादा कर दिया। इंप्योरिटी को 100 गुना ज्यादा हमने बढ़ा दिया। जैसे ही पी टाइप में और एन टाइप में बहुत ज्यादा मात्रा में इंप्योरिटी तुम ऐड कर दोगे तो क्या होगा भैया? हमने जेनर डायोड के टाइम पे देखा था कि इंप्योरिटी ऐड करने की वजह से क्या होता है? डिप्लीशन रीजन और ज्यादा छोटा होता जाता है। कैसा होता जाता है भैया? डिप्लीशन रीजन बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है। अब जैसे ही ये डिप्लीशन रीजन आपका छोटा होगा, हमारी कहानी भैया कुछ ऐसी बन जाने वाली है। कैसी बन जाने वाली है भैया? नैरो बन जाने वाली है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हो जाएंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हो जाएंगे, यहाँ पे होल्स बहुत सारे हो जाएंगे। चल क्यों नहीं रहा बे? यहाँ पे होल्स बहुत सारे हो जाएंगे। हेविली डोपिंग कर दी भैया हमने पी और एन टाइप में। हमने क्या किया? पी तरफ और एन तरफ दोनों ही केसेस में हमने हेवी डोपिंग कर दी इन द पी एन जंक्शन। अब इससे फर्क क्या पड़ा? इससे भैया हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो थोड़ा पतला हो गया। ये चीज तो हमने जिनर के टाइम पे भी देखी थी भैया, जिनो डायोड में भी सेम चीज होती है। डोपिंग कर देते हैं तो क्या होता है? यहां रिपल्सिव फोर्स लगता है, जिसकी वजह से हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो पतला हो जाता है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी। पतले का मतलब क्या है भैया? थिन हो गया। क्या हो गया? थिन हो गया। थिन को कह सकते हो नैरो हो गया। नैरो हो गया। टनल का मैंने क्या बताया? टनल होती है भैया हमारी नैरो। कैसी होती है भैया हमारी टनल? हमारी टनल होती है नैरो, पतली।
क्या ये वाला नैरो और ये वाला नैरो सेम टू सेम है? क्या ये वाला नैरो और ये वाला नैरो सेम टू सेम है? क्या ये चीज चमक गई कि टनल डायोड में जहां हमें टनल का मतलब पता है नैरो, तो क्या चीज डायोड के अंदर नैरो होगी? भैया डिप्लीशन रीजन नैरो हो जाएगा। क्या समझ में आया कि भैया टनल डायोड के अंदर जो हमारा डिप्लीशन रीजन रहता है वो बहुत ही ज्यादा पतला होता है। टनल डायोड नाम सुनते ही सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आएगी? भैया डिप्लीशन रीजन बहुत पतला होता है। कैसा होता है? बहुत पतला होता है। अभी हमने यहां पे करी भैया हैवी डोपिंग। अब भैया डोपिंग बस तो कर दी, लेकिन ये जिनर डायोड से कैसे अलग है? वहां पे भी तो हम डोपिंग करते हैं भैया। टनल और जिनर में डिफरेंस क्या रह गया? अब जहां हम बात करते हैं जिनर डायोड की, तो वहां हम रिवर्स बायस कंडीशन का यूज करते हैं। किस कंडीशन का यूज करते हैं? भैया रिवर्स बायस कंडीशन में हम बायसिंग करते हैं। मतलब कि जो एक्सटर्नल एनोड और कैथोड हमने लगाया वो रिवर्स बायस में लगाया जाता है। कैसा लगाया जाता है भैया? रिवर्स बायस में लगाया जाता है। लेकिन ऑन द कॉन्टेम्परेरी साइड हम क्या करते हैं? टनल डायोड के अंदर जो हमारी बायसिंग होती है वो फॉरवर्ड बायसिंग होती है। अब भैया जिनर और टनल में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? दोनों में तो हेवीली डोपिंग करी जाती है, मगर जिनर में क्या होता है भैया? हम रिवर्स बायस में बायसिंग करते हैं, लेकिन टनल में क्या करते हैं भैया? फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं। ये डिफरेंस समझ में आ गया? सिर्फ और सिर्फ रिवर्स और फॉरवर्ड का डिफरेंस है। अब इसके अलावा ये घड़ी उतार रहा हूं यार, बड़ी खटर खटर कर रही है। हाँ, अब इसके बाद अब इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में क्या है? इस डायग्राम में हमें यह दिख रहा है कि जो हमारा डिप्लीशन रीजन है वो डोपिंग की वजह से ऑलरेडी बहुत ज्यादा पतला हो गया है। मगर जैसे ही यहां पे हमने फोर्स लगाया, हमने क्या लगाया? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में एक एक्सटर्नल बैटरी लगाई। इस एक्सटर्नल बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल हमने पी टाइप की तरफ लगा दिया, और जो इसका नेगेटिव टर्मिनल है उसे हमने एन टाइप की तरफ लगा दिया। उससे क्या होगा? यहां पे कलर चेंज करेंगे। अभी यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, यहां पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव दोनों आपस में रिपेल करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। भैया सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये क्योंकि सेम चार्जेस हैं, यहां पे हमारे बहुत सारे होल्स हैं, तो क्या होगा भैया? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक उसी तरीके से यहां हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां पे हमें नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, क्या होगा भैया? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स लगा है तो क्या होगा? डिप्लीशन रीजन पे दबाव और ज्यादा पड़ने वाला है। डिप्लीशन रीजन पे जो दबाव है वो और भी ज्यादा पड़ने वाला है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होगा भैया? अल्टीमेटली कमेंट में बताओ क्या होगा भैया? अल्टीमेटली हमारा डिप्लीशन रीजन और भी ज्यादा नैरो हो जाएगा। एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन जब हम कह देंगे कि भैया हमें टनल डायोड बनाना आ गया। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई कि भैया किस तरीके से हमने टनल डायोड अपना बना दिया है? क्या इतनी गाथा हमें समझ में आ चुकी है? क्या इतना पुराण हमने पढ़ लिया है? हाँ जी भैया, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। क्या क्या की पॉइंट्स? सबसे पहला हमने फॉरवर्ड बायस में लगाया, दूसरा हमने हैवी डोपिंग करी। ये हैवी डोपिंग कितनी होगी भैया? 1000x होगी। 1000 गुना ज्यादा हैवी, 1000 लगेगा, 100 लिखा हुआ, 100 गुना ज्यादा हैवी डोपिंग हमें करनी है। दूसरी चीज हमने क्या किया? अच्छा, ये 2 पॉइंट्स है। हाँ, ये दो पॉइंट्स मिलके हमें एक नैरो डिप्लीशन रीजन, नैरो DR देते हैं, जिसकी मदद से क्या होता है भैया? जितना ज्यादा पतला डिप्लीशन रीजन उतना ही कम पोटेंशियल बैरियर। क्या ये पिछली वीडियोस में हमें समझ में आया कि भैया जितना ज्यादा मोटा, जितना ज्यादा बड़ा डिप्लीशन रीजन होगा उतना ही ज्यादा पोटेंशियल बैरियर होगा। ठीक उसी के अपोजिट जितना ज्यादा पतला डिप्लीशन रीजन होगा उतना ही कम पोटेंशियल बैरियर हमें एक्सटर्नल बैटरी पे मिलने वाला है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? क्या यहां तक कोई भी समस्या है? नहीं भैया, कोई भी समस्या नहीं है। क्या समझ में आया? फॉरवर्ड बायस कंडीशन में लगाया है, दूसरी चीज हैवी डोपिंग करी है। इन दोनों कंडीशंस की वजह से क्या होता है भैया? बहुत ही पतली, बहुत ही नैरो डिप्लीशन रीजन मिल जाती है।
अब पतली डिप्लीशन रीजन क्या करती है, पोटेंशियल बैरियर को कम कर देती है, पोटेंशियल बैरियर को कम कर देती है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर पोटेंशियल बैरियर ही कम होगा, यहां पे लगने वाला रेजिस्टेंस ही कम होगा, पोटेंशियल बैरियर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, जब यहां पे पोटेंशियल बैरियर कम होगा तो VF जो हमारा फॉरवर्ड बायस में बैटरी लगी हुई है, उससे फ्लो होने वाला जो करंट है वो इजीली फ्लो कर पाएगा, क्योंकि देयर इज नो बैरियर। अगर कोई भी बैरियर नहीं लगा हुआ है तो करंट इजीली फ्लो कर पाएगा। अब यहां पे एक कैच है, इसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि आप जीनर डायोड में देख रहे थे, आप नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में देख रहे थे, जहां हमें ब्रेक डाउन वोल्टेज तक वोल्ट को लगाना पड़ता है, एक्सटर्नल बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोवाइड करना होता है, ठीक उसी के अपोजिट यहां पे हमें टनल डायोड में बहुत ही कम वोल्टेज लगाने पर भी इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? क्या यहां तक हमें कोई दिक्कत है? नहीं भैया, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी हमें समझ में आ गया कि भैया किस तरीके से हमारा टनल डायोड वर्क करता है, किस तरीके से हमें टनल डायोड बनाना है। ये बन गया हमारा टनल डायोड। इसको आप फटाफट नोट कर लोगे, जितना तेजी से हो सके इसको नोट कर लो। भैया डायरेक्ट डायग्राम नोट करना है क्या? हाँ जी भैया, डायरेक्ट डायग्राम नोट करना है। अब उसके बाद मैं दिखाता हूं तुम्हें डेफिनेशन। अब तुम्हें डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। यहां पर भी एक पॉइंट ऐसा होगा जहां नेगेटिव रेजिस्टेंस की बात होगी, इसको अभी छोड़ दोगे, इसको मैं आगे समझा रहा हूं। अभी के लिए समझो कि अ डायोड इन विच अप्लाइंग अ स्मॉल वोल्टेज अलाउज करंट टू इजीली फ्लो थ्रू अ टनल इज कॉल्ड अ टनल डायोड। कहने का मतलब क्या है कि भैया एक ऐसा डायोड जहां हम छोटा वोल्टेज भी लगाएं तब भी वो क्या करे, करंट को खुद से अलाउ करे पास करने के लिए, फ्लो करने के लिए। ऐसे डायोड को हम क्या कहते हैं भैया? टनल डायोड। और ये इफेक्ट को हम क्या कहते हैं भैया? टनलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? टनलिंग कहते हैं। इट इज अ डायोड दैट एग्जिबिट्स नेगेटिव रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसको मैं भी समझा रहूंगा, इस पे अभी ध्यान मत दो। अभी इतना समझो कि बहुत कम वोल्टेज लगाने पर भी करंट इजीली पास होता है। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। अब यहाँ दो चीजें होती हैं। पहला तो भैया हैवी डोपिंग कराई जाती है, दूसरा हमें एज अ कैरेक्टरिस्टिक क्या मिलता है कि यहाँ पे डिप्लीशन लेयर बहुत ही ज्यादा पतली होती है। देयर इज अ वेरी थिन डिप्लीशन लेयर। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? क्या यहाँ तक हमारे दिमाग में चीजें घुस चुकी है? इसको फटाक से नोट कर लो, इसको भी नोट कर लेना, मैं आ गया ये चीज समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, नोट कर लो फटाक से। कर लिया नोट? चलो अब इसकी वर्किंग पे ध्यान देते भैया। वर्किंग में क्या चीजें हमें देखनी है? देखो, अब वर्किंग को परस्यू किस तरीके से करना है मैं तुमको पहले वो बताता हूं। मैंने यहाँ पे जो वर्किंग है उसको 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। क्या होता है कि जब हम टनल डायोड के थ्रू वोल्टेज को पास करते हैं या फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जब हम एक्सटर्नल वोल्टेज को लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि शुरू की जो 3 स्टेप्स हैं, जो शुरू की 4 स्टेप्स हैं, ये वाली कंडीशन एकदम जब हमने फॉरवर्ड बायस का वोल्टेज नहीं लगाया है, कोई भी एक्सटर्नल बैटरी को नहीं लगाया है, ये स्टेप 1 मैंने उसके लिए रख दिया है। लेकिन जैसे ही हम बैटरी को लगाएंगे, स्टेप 2 से उसकी कंडीशन चालू हो जाएगी। तो स्टेप 2 से स्टेप 3 और स्टेप 4, इन तीन स्टेप्स में जो हमारा टनल डायोड है उसके अंदर ही थोड़ी बहुत छोटी छोटी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। लेकिन जो 5वां स्टेप होगा, यहां तक जो हमारा फॉरवर्ड बायस कंडीशन में वोल्टेज लगा हुआ है उसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, डायोड के अंदर ही अंदर इलेक्ट्रॉन से इधर से उधर कूदते रहते हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत करंट हमें मिलता रहता है, छोटा छोटा, बहुत ही स्मॉल अमाउंट वाला करंट। लेकिन जब ये 5th स्टेप में जैसे ही तुम पहुंचोगे, आगे मैं बताऊंगा, जैसे ही 5th स्टेप में पहुंचोगे तो यहां एक्चुअली में जो तुम्हारा बैटरी लगा हुआ है, बैटरी से जो करंट आ रहा है ना, वो फ्लो होना यहां शुरू होता है। यहां तक कोई भी बैटरी का करंट फ्लो नहीं होता है। 5th स्टेप में बैटरी का करंट फ्लो होना होगा।
अब ये हो गया भैया हमारा, सपोज एक्स, हमने इसको बोल दिया भैया ये हमारा बैटरी करंट, हमने एक नाम दे दिया इसको समझने के लिए कि भैया ये 5th स्टेप में जो करंट हमें दिख रहा होगा वो है हमारा बैटरी करंट। तो हमने ये 2, 3, 4 में जो करंट देखा ये हो गया भैया हमारा टनल करंट। क्या होगा भैया हमारा टनल करंट, क्या होगा भैया, ये है हमारा टनल करंट। क्या इतनी चीज कहानी समझ में आ गई? ये बस एक रेफरेंस पॉइंट था। अब चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1, जैसे ही तुम स्टेप 1 को देखोगे क्या होता है कि स्टेप 1 में हमने कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं लगाया है। जैसे कि यहां पे हमने ये टनल डायोड बनाया। अगर हम इस बैटरी को रिमूव कर दें, हम मान लें कि अभी ये बैटरी यहां पे नहीं लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ ये पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन हमारे पास यहां पे रखा हुआ है जो कि हेवीली डोप्ड है। कैसा है भैया? हेवीली डोप्ड है। इस कंडीशन को मैंने स्टेप 1 माना है। इस कंडीशन को मैंने स्टेप 1 माना है कि भैया हमने कोई भी फॉरवर्ड वोल्टेज नहीं लगाया है। अगर कोई भी फॉरवर्ड वोल्टेज नहीं होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन और कोई भी होल मूवमेंट नहीं कर रहा होगा। और अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है तो हम क्या कह देंगे कि भैया वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। किस स्टेट में है भैया? इक्विलिब्रियम स्टेट में है। क्या ये डायग्राम देख के धुक धुक हो रहा है कि भैया ये क्या बना दिया? देखो इसको बहुत ही इजीली तुम ऐसा समझो, मैंने कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड तो समझाया था, मैंने कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड समझाया था कि कैसा होता है। ये हो गया आपका डायोड। क्या हो गया भैया? ये हो गया आपका डायोड। ये जो मैंने आउटलाइन बनाई है इसको देखो, ये वाला बॉक्स हो गया हमारा पी रीजन, ये वाला बॉक्स हो गया हमारा एन रीजन, और उसके बीच में ये पतला सा जो पतला सा रीजन है इसे हम क्या कहेंगे भैया? डिप्लीशन रीजन। क्या कहेंगे भैया? डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन के अंदर हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है। कैसा होता है भैया? वोल्टेज ड्रॉप होता है। अब इसमें 2 कंडीशंस हैं। जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है वो है आपका कंडक्शन बैंड, वो है आपका कंडक्शन बैंड, और जो आपको ये पर्पल सी लाइन दिख रही है वो है आपका वैलेंस बैंड। ये कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड मैंने समझाया था ना, वो है आपका वैलेंस बैंड। अब देखो ये जो पी टाइप का कंडक्शन बैंड है, ये जो पी टाइप का कंडक्शन बैंड है ये एन टाइप के कंडक्शन बैंड से बहुत ऊपर होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ का जो वैलेंस बैंड है वो भी आपके एन टाइप के वैलेंस बैंड से काफी ऊपर होता है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन होती है। अगर ये जो कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप है ये ओवरलैप करने लगे या बराबरी में आ जाए। बराबरी में कैसे भैया? बराबरी में कैसे? ये देखो धीरे धीरे ये बराबरी में आ रहा है ना, ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। यहां पे कैसा दिख रहा है? यहां पे एकदम थिन लाइन है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है, कोई भी ओवरलैपिंग नहीं है। लेकिन अगर इस डायग्राम पे गौर करो तो यहां पे ओवरलैपिंग होने जा रही है। यहां पे जो एन टाइप का कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप कर रहा है पी टाइप के वैलेंस बैंड के साथ। तो ये चीज हमें समझ में आई कि भैया ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट। अभी कुछ लिखना नहीं है, कोई भी नोट्स नहीं बनाना है, जो समझा रहा हूं बस उसको समझते जाओ, जो भी लिखना होगा मैं बताऊंगा क्या लिखना है। ठीक है, ये चीज हुई। तो जब हम कोई भी फॉरवर्ड वोल्टेज नहीं लगाते हैं तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो भैया हमारा दोनों का वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है ये आपस में ओवरलैप नहीं कर रहा होता। ये डायग्राम से कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, ये नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड ही है। बस यहाँ पे ये वैलेंस, ये जो हमारा पोटेंशियल है वो ड्रॉप हो रहा है क्योंकि पोटेंशियल बैरियर लगा हुआ है। दूसरी चीज हमने ये 2 चीज समझनी थी कि भैया कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में क्या डिफरेंस है, तो ये भी चीज हमें साफ साफ दिख रही है। तीसरी चीज हमें क्या समझनी थी कि भैया फॉरवर्ड वोल्टेज अगर हमने कोई नहीं लगाया है, अगर हमने कोई भी एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है तो क्या होगा भैया? ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे होंगे। अगर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं तो कोई भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कोई भी करंट नहीं होगा। अगर हम इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाएं, अगर हम इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक बनाएं तो यहां पे क्या हो रहा है भैया? नो करंट फ्लो, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब इसको क्या करोगे? जो भी चीजें मैं समझाता जाऊंगा हर स्टेप में उसका ये छोटा सा कंटेंट, उसका ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम तीनों आप बनाते चले जाओगे पॉज करके। इसको बनाओ फटाक से, इसको बना लो फटाक से। बना लिया क्या? चलिए
अब सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं भैया। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया कि हमने एक छोटा सा फॉरवर्ड वोल्टेज लगा दिया, बहुत ही कम पोटेंशियल डिफरेंस का, सपोज 1 वोल्ट का लगा दिया, 2 वोल्ट का, बहुत ही छोटा सा फॉरवर्ड वोल्टेज लगा दिया, बहुत ही कम वोल्ट की एक बैटरी लगा दी। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाएं तो क्या होगा भैया, इस कंडीशन में हमें बहुत ही छोटा सा करंट देखने के लिए मिलेगा, बहुत ही छोटा सा करंट देखने के लिए मिलेगा। अब ये छोटा सा करंट क्यों आया भैया, ये छोटा सा करंट इस वजह से आया क्योंकि जो हमारा ये डायग्राम है P और N, जो हमारा डायोड है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे ओवरलैपिंग होना शुरू हो गया है। क्या हुआ है, N टाइप का, इस चीज पे ज्यादा गौर मत करना, ये किसी भी वीडियो में समझाया नहीं जाएगा आपको। ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, ये कहीं पे भी आप पूरे YouTube पे छान मारो, कहीं पे भी ये चीज समझाई नहीं गई है, इवन बुक्स में भी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो जितना ये चीज समझ में आ रहा है उसको ग्रास्प करो, और एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जब हम छोटा सा वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, कंडक्शन बैंड ऑफ N टाइप ओवरलैप स्टार्ट्स टू ओवरलैप बैलेंस बैंड ऑफ P टाइप। क्या इतनी छोटी सी चीज समझ में आई, ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ नोट करते चले जाना है, एग्जाम के टाइम सारी चीज समझ में आएगी, बस थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना कि हल्का सा ओवरलैप करने लगता है। अब जैसे ही ये ओवरलैप किया भैया, हमें क्या चीज पता है कि अगर कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड ओवरलैप करने लगे तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इधर जंप होना शुरू हो जाएंगे। अब इधर जैसे ही जंप करेंगे भैया, करंट कैसे फ्लो होता है, करंट तो इसी माध्यम से फ्लो होता है ना कि कोई इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह पे अगर जंप करने लगे, एक जगह से दूसरे जगह तक मूव करके चला जाए तो वो अपने आप से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने लगता है। अब यहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उसी की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी छोटे अमाउंट में कंडक्ट होने लगती है। जहां पे हमने यहाँ I रखा, ये वाला हमारा Y एक्सिस में I है जो कि करंट है, और X एक्सिस में हमारा V है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को दिखा रहा है। हमने जैसे ही एक बहुत ही छोटा पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, एक्सटर्नल बैटरी को लगाया, तो क्या हुआ, हमें बहुत ही थोड़ी सी करंट देखने के लिए मिली। क्या ये करंट बैटरी की वजह से है? नहीं भैया, ये बैटरी की वजह से नहीं है। ये जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एन टाइप में रखे हुए हैं, एन टाइप के अंदर तो सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स हैं वही क्या कर रहे हैं, पी टाइप में जंप कर रहे हैं। क्या इतनी छोटी सी सिंपल सी चीज हमें समझ में आई? क्या समझ में आया? दोबारा स्टेप 2 में हमने क्या किया भैया, एक बहुत ही छोटा सा हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगा लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि भैया जो कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप है वो ओवरलैप करने लगा वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप को, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे कंडक्शन बैंड में, जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे वो क्या करने लगे, इस डिप्लीशन रीजन को, इस टनल को, डिप्लीशन रीजन को हम क्या कह रहे हैं इस केस में, टनल कह रहे हैं। इस टनल को क्रॉस करके क्या कर रहा है, पी टाइप के वैलेंस बैंड में ट्रांसफर कर रहा है। उससे क्या मिल रहा है भैया, हमें एक बहुत ही छोटा अमाउंट का करंट मिल रहा है जो कि इस टनलिंग इफेक्ट की वजह से मिल रहा है, जो कि इस टनल की वजह से मिल रहा है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं भैया, टनल करंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, टनल करंट कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, टनल करंट कहते हैं। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आ गई? क्या ये डायग्राम्स बना लोगे? क्या ये चीज लिख लोगे? हाँ जी भैया लिख लेंगे। चलिए इसको लिख लीजिए, आराम से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये छोटा सा याद रखना, ये छोटा सा ध्यान रखना कि बहुत ही कम अमाउंट का करंट हमें मिल रहा होता है, बहुत ही कम अमाउंट का करंट हमें मिल रहा होता है। चलिए अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में क्या होगा कि जैसे ही हमने VF जो कि हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज है उसको और ज्यादा बढ़ाया, थोड़ा सा और इंक्रीज किया, तो क्या होता है, थोड़ा सा जैसे ही इंक्रीज करोगे तो ये करंट हमारा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अब जब हमने इंक्रीज कर दिया तो ये कंडक्शन बैंड ऊपर आते आते सेम लेवल पे आ जाएगा। बैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप इज इक्विवेलेंट टू कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप। इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही हमने थोड़ा VF को बढ़ाया, जैसे ही हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा बढ़ाया, तो क्या होगा भैया, इन दोनों का कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड
एक लेवल पे आ जाएगा। जैसे ही एक लेवल पे आया क्या होगा, अब यहां से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, हमारे इस वैलेंस शेल में, इस वैलेंस बैंड में आना शुरू कर देंगे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का बहाव, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की नदी बहेगी, उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा, उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। इसलिए हमें यहां पे दिख रहा है कि जैसे ही हमने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, सपोज 5 वोल्ट कर दिया, तो हमें यहां पे करंट मिल रहा है और इसे हम कहेंगे आई पीक। क्या कहेंगे भैया, आई पीक, क्योंकि इस कंडीशन में ये मैक्सिमम करंट मिल रहा है। अब ये मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं, अगले स्टेप में समझ में आएगा। अभी के लिए समझो कि इस कंडीशन में यहां पे हमें मैक्सिमम करंट मिल रहा है और इसके बाद हमारा डाउन ट्रेंड चालू हो जाएगा। ये डाउन ट्रेंड क्यों आएगा अभी आगे बताता हूं। अभी के लिए ये चीज समझो, इंक्रीज्ड वोल्टेज मैक्सिमम टनल करंट हमें यहां पे मिल रहा होगा। ये मैक्सिमम पीक जिसको हम कहते हैं मैक्सिमम टनल करंट है। अब दूसरी चीज क्या लिखी हुई है भैया, करंट इंक्रीजेस रैपिडली विथ वोल्टेज अंटिल इट रीचेस अ पीक मैक्सिमम टनल करंट। इस पीक को हम क्या कह रहे हैं भैया, कि ये हमारा मैक्सिमम करंट है जो कि टनल से हमें मिल सकता है। अब ये क्यों मैक्सिमम है भैया, एक बात बताओ, अगर इसको फर्दर हम और ऊपर करेंगे, अगर ये कंडक्शन बैंड फर्दर और ऊपर करे जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो गैप है वो और कम होता जाएगा ना भैया। अब एक बात बताओ, यहाँ हमने क्या किया, 2 बॉक्सेस को बनाया। यहां में हमने क्या किया, 2 बॉक्सेस को बनाया। यहां पे 4 लोग हैं, यहां पे 4 लोग हैं। अगर इन चारों को यहां आना है तो ये इजीली यहां से जंप करके आ सकते हैं। लेकिन वहीं अगर ये बॉक्स कुछ ऐसा होता, वहीं अगर ये बॉक्स कुछ ऐसा होता कि सिर्फ और सिर्फ इसका आधा रीजन ही ओवरलैप कर रहा है, तो भैया कम अमाउंट ऑफ पीपल ओवरलैप करके दूसरे वाले बॉक्स में आ पाते। तो ये वाली कंडीशन ज्यादा बढ़िया है कि ये वाली कंडीशन ज्यादा बढ़िया है। ठीक उसी तरीके से, क्योंकि अभी ये दोनों सेम लेवल पे है तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर पा रहे हैं। अगर ये कंडक्शन बैंड और ऊपर चला गया, तो उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा। क्या होगा भैया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाएगा। और नीचे था तो नीचे वाली कंडीशन हमने पिछले स्टेप में अभी देखी कि नीचे में भी क्या होता था भैया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम होता था। क्या ये चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, देखो समझाने की कोशिश में पूरी कर रहा हूं। कुछ बच्चे होंगे जिसको ज्यादा चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो। मैं विश्वास दिला रहा हूं कि इससे बेहतरीन यूट्यूब में आपको किसी ने नहीं सिखाई है ये चीज। ठीक है, चलिए जहां पे हमें क्या मिला भैया, अगर हमने थोड़ा सा करंट और बढ़ाया, थोड़ा सा वोल्टेज थोड़ा सा और बढ़ाया, तो यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टनल करंट हमें जो मिल जाना चाहिए, जो मिल पाता, वो हमें अचीव हो चुका है। अब ये नोट कर लो। उसके बाद अगली कंडीशन, अगले स्टेप में क्या हो रहा है, कि भैया अगले स्टेप में जब आप थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाओगे, जैसे ही आप थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाओगे तो वही सेम कंडीशन हो गई। क्या हो गया भैया, अब यहां पे आधा रीजन ही बस ओवरलैप कर रहा है। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ आधा रीजन ओवरलैप कर रहा है, जिसकी वजह से बहुत कम अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पास कर पा रहे हैं फ्रॉम द एन टाइप टू पी टाइप। बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप तक ट्रांसफर कर पा रहे हैं। उसकी वजह से इसका ग्राफ क्या बनेगा, उसकी वजह से इसका ग्राफ भैया कुछ ऐसा बनेगा कि अभी तक मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो पा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये और ऊपर जाता जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जो करंट फ्लो का रेट है वो और ज्यादा कम होता जाएगा। जैसे ही कम होता जाएगा तो ये ग्राफ क्या होगा, नीचे गिरता जाएगा। क्या होगा भैया, नीचे गिरता जाएगा। और ये इतना नीचे गिर जाएगा कि इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, आई वैली। क्या कहेंगे भैया, ये बहुत गचड़ पचड़ लिखा हुआ है, ऐसा समझो कि इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे भैया, करंट एट द वैली। क्या कहेंगे भैया, करंट एट द वैली। जैसे हम यहाँ पे कहते थे दिस इज द करंट एट द पीक, ठीक उसी तरीके से यहाँ पे हम कहेंगे कि दिस इज द करंट एट द वैली। ठीक, यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। फर्दर वोल्टेज इंक्रीज कॉजेज अ डिक्रीज इन करंट।
क्या है भैया, डिक्रीज इन करंट ड्यू टू रिड्यूस्ड टनलिंग प्रोबेबिलिटीज। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इस टनल से कम पास हो पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस टनल से, ये जो डिप्लीशन लेयर वाली टनल है, इससे कम क्रॉस कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा भैया, करंट की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, करंट हमारा कम हो जाएगा, क्रिएटिंग अ नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। अब इस रीजन को ही हम कहते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस। जो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको टनल डायोड की डेफिनेशन बताई थी ना, उसमें एक पॉइंट था, क्या था भैया, नेगेटिव रेजिस्टेंस। क्या था भैया, नेगेटिव रेजिस्टेंस। यहां पर ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला शब्द है, ये यहीं से आ रहा है कि भैया थोड़ा सा आप वोल्टेज और बढ़ाओगे, थोड़ा सा जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ाओगे, उसकी वजह से हमें एक फिनोमिनन देखने के लिए मिलेगा, जो कि है नेगेटिव रेजिस्टेंस, यानी कि करंट पीक पे जाके और वापस से कम हो गया। क्या हुआ भैया, करंट पीक पे जाके और वापस से कम हो गया। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी है। चलिए, कहां पे थे, यहां पे थे, ठीक है, यहां तक हमें समझ में आ गया। क्या हुआ भैया, सबसे पहले हमने थोड़ा करंट दिया, थोड़ा सा एक्सटर्नल वोल्टेज दिया, उससे क्या हुआ, करंट हल्का बढ़ा, थोड़ा और दिया, करंट पीक पे आ गया, थोड़ा और दिया तो क्या हुआ, कंडक्शन का ओवरलैपिंग कम हो गया, जिसकी वजह से करंट कम होने लगा, करंट कम होते होते वैली पर पहुंच गया। अब इसके आगे स्टेप 5 आएगा, इसके आगे आएगा स्टेप 5। अब हमने वोल्टेज इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन द कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप एंड वैलेंस बैंड ऑफ पी टाइप। जब यहां पे कोई भी ओवरलैपिंग नहीं होगी, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में क्या होगा, यहां तक हमने देख लिया, यहां ये वैली आ गया, उस कंडीशन में करंट एकदम भागना शुरू कर जाएगा। क्या होगा भैया, एकदम करंट बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इस कंडीशन में पोटेंशियल बैरियर एकदम खत्म हो चुका है, पोटेंशियल बैरियर एकदम खत्म हो चुका है। तो जो अब हमने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज लगाया है, उसका करंट इजीली पास कर पाएगा, उसका करंट इजीली पास कर पाएगा। अभी तक हमने जो पिछले स्टेप में देखे, वहां पे हमें जो करंट मिला, वो करंट सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मिल पाया क्योंकि एन रीजन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, पी रीजन में टनल कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, टनल कर पा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ टनल पास कर पा रहे हैं। लेकिन अब वो स्थिति आ चुकी है कि जो हमने एक्सटर्नल बैटरी लगाई है, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब ये वाले इलेक्ट्रॉन्स नहीं, अब जो एक्सटर्नल बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इजीली इस पी एन जंक्शन डायोड से, या मैं कहूं इजीली इस टनल डायोड से पास कर पा रहे हैं। मेजरली ये वाला जो रीजन रहता है ना, ये वाला जो रीजन रहता है, इस रीजन को जिसे हम क्या कहते हैं भैया, नेगेटिव रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं भैया, नेगेटिव रेजिस्टेंस। इस रीजन पे यहां पे जो वोल्टेज हमें मिल रहा है, सपोज V1 और V2 मिल रहा है, तो V1 और V2 के बीच में ही हम टनल डायोड को यूज करते हैं। क्योंकि इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में हम टनल डायोड को मेजरली दो तरीके से यूज करते हैं। सबसे पहला एम्पलीफायर बनाने में, और दूसरा हम ऑसिलेटर बनाने में। ये दोनों चीजें क्या होती है, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। अगर ऐसा क्यूरियोसिटी हो, जानना है, गूगल सर्च कर लेना। अभी ज्यादा पढ़ाऊंगा तो दिमाग पे वजन पड़ेगा। अभी के लिए समझो कि एम्पलीफायर, जो कि सपोज आपके म्यूजिक सिस्टम वगैरह में भी लगता है ना, एम्पलीफाई कर देते हो आप म्यूजिक को, एम्पलीफायर और ऑसिलेटर, ये दोनों चीजें बनाने के लिए हमें टनल डायोड का यूज करना पड़ता है। और टनल डायोड में भी जो वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं वो V1 और V2 के बीच में रहता है। V1 और V2 वो वोल्टेज है जहां हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस मिलता है। नोट क्या करोगे, नोट ये करोगे भैया, इतनी चीज नोट करोगे कि भैया जैसे ही हमने इंक्रीज वोल्टेज किया, जैसे ही हमने वोल्टेज को फर्दर इंक्रीज किया, फॉरवर्ड करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर जाता है। जो हमारे बैटरी में करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाता है। करंट इंक्रीजेस अगेन एज द डायोड बिहेव्स लाइक अ रेगुलर डायोड। इस कंडीशन के बाद क्या होता है
ये टनलिंग इफेक्ट खत्म हो जाता है और क्या होता है, ये जो डायोड है ये नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड की तरह काम करने लगता है। इसको तुम मतलब ये कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखी हुई है, लेकिन इसको तुम एक ब्रेक डाउन की तरह समझो कि भैया अब इसका टनल डायोड का काम खत्म हो चुका है, अब ये नॉर्मल पी एन जंक्शन डायोड जैसा काम कर रहा है। यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल बैरियर नहीं है, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी भैया समझ में आ चुकी है। क्या ये कहानी हमें समझ में आ चुकी है? क्या ये कहानी हमें समझ में आ चुकी है? ये वाला जो रीजन है पीक से वैली के बीच में, ये पीक है ये वैली है, पीक से वैली के बीच में जो रीजन है इसी को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव रेजिस्टेंस। और इसी की वजह से क्या हम ऐसे जो हमारे मटेरियल्स हैं, ऐसे जो हमारे उत्पाद हैं उनको बना पाते हैं, एम्पलीफायर ऑसिलेटर्स को बना पाते हैं। तो ये उनकी एप्लीकेशंस है। एग्जाम में अगर एप्लीकेशन लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस है या जो ये टनल डायोड है ये ऑसिलेटर और एम्पलीफायर बनाने में काम आता है। छोटी सी जगह पे नोट कर लेना। तो ये क्या चीज समझ में आ गई? क्या यहां तक कोई भी दिक्कत है? दोबारा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दोबारा एक बार हम रिवाइज करेंगे भैया। रिवाइज करने में सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने कोई भी एक्सटर्नल बैटरी प्रोवाइड नहीं करी है। उससे क्या होगा, देयर इज नो ओवरलैपिंग बिटवीन द टू रीजन्स। जैसे ही हमने थोड़ा सा वोल्टेज प्रोवाइड किया, हल्का ओवरलैप करना शुरू हुआ। इस ओवरलैपिंग की वजह से थोड़ा सा बहुत ही कम अमाउंट में करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही हमने वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ाया, जैसे ही हमने वोल्टेज को थोड़ा और बढ़ाया, क्या हुआ, पीक करंट मिलना शुरू हो गया। पीक करंट इस वजह से मिला क्योंकि अब ये दोनों सेम लेवल पे आ गए हैं, तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप के अंदर टनल कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं? टनल कर पा रहे हैं। ठीक है, अब ये पीक के बाद क्या होता है, जैसे ही थोड़ा वोल्टेज और बढ़ाओगे, जैसे ही थोड़ा वोल्टेज और बढ़ाओगे तो क्या होगा भैया, ये कंडक्शन बैंड और ऊपर चला जाएगा। अब बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में टनल यानी कि ट्रांसफर कर पा रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा भैया, एक डाउन ट्रेंड चालू होगा। अब क्या होगा, इसके बाद थोड़ा सा वोल्टेज और बढ़ाओगे तो एक ब्रेक डाउन वाली कंडीशन आ जाएगी, जहां पे अब फाइनली जो एक्सटर्नल बैटरी का करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अभी तक पी एन डायोड में जो हमारे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी मूवमेंट की वजह से बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ करंट मिलता था, लेकिन अब फाइनली वो टाइम आ चुका है जहां एक्सटर्नल बैटरी में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से करंट हमें फ्लो होता हुआ दिख रहा है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? और यही है भैया ये वाला पॉइंट, जब हम बहुत ज्यादा करंट को इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज्यादा करंट हमें मिलने लगता है। इसी डायग्राम को मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे समझाया है। यह है भैया आपका पूरा का पूरा डायग्राम। यहाँ पे आपने फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज लगाया है जिसको हमने VF के नाम से देखा। यहाँ पे हम करंट को माप रहे हैं। जैसे ही हम थोड़ा सा बढ़ा रहे होंगे क्या करंट को, सॉरी जैसे ही हम थोड़ा सा बढ़ा रहे होंगे भैया VF को, उसकी वजह से क्या मिल रहा होगा, हमें हल्का हल्का करंट मिल रहा होगा। फिर यहाँ पे आके हमें एक पीक पॉइंट में मिलेगा जहां पे हमें पीक करंट मिल रहा होगा। उसके बाद ये रीजन है हमारा नेगेटिव रेजिस्टेंस का। ये वाला जो रीजन है ये है भैया हमारा रीजन नेगेटिव रेजिस्टेंस का। दिस इज द रीजन फॉर नेगेटिव रेजिस्टेंस। उसके बाद हम यहाँ वैली पे आ रहे हैं। ये है हमारा वैली करंट। यहाँ पे हमारा वैली करंट हमें मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हमें कन्वेंशनल करंट मिलना शुरू हो जाता है जो कि बैटरी से मिल रहा है। कैसा मिल रहा है भैया, जो कि बैटरी से मिल रहा है, जो कि फॉरवर्ड बायस में हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है उसकी वजह से मिल रहा है। क्या इतनी चीज समझ में आई भैया? मैं थक चुका हूँ एकदम बहुत तेज। ये आपका डायग्राम है फॉर IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टनल डायोड। IV कैरेक्टरिस्टिक फॉर टनल डायोड। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी बहुत सारे बच्चों को ये इशू आ रहा है कि भैया इतनी सारी फिजिक्स में डेरिवेशंस है, समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ें क्या छोड़ दें। आपको भी ये इशू आ रहा है? ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम थोड़ा सा बना लो, फिर उसके बाद इस पे चर्चा करते हैं। डायग्राम बना लिया, इसके पीछे वाली स्टेप्स लिखी है क्या? ये वाली स्टेप जरूर लिख लेना यार। और इवन अगर मैं कहीं ऐसा बोलना भूल भी जा रहा हूं ना कि भैया ये वाली स्टेप नोट कर लो, ये वाली स्टेप मत नोट करो, तो वहां पे आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अच्छा एक चीज छूट गई है, वहां पे आपकी जिम्मेदारी है कि आप पॉज करके नोट कर लो। अब दूसरी चीज, ये चीज जो आप बात कर रहे हो कि भैया हमें डेरिवेशन नहीं समझ में आ रही है कि हम कौन सी छोड़ दें कौन सी पढ़ ले, वहां पे क्या करना है, वहां पे
अब जब अभी तो पढ़ते जाओ ना, अभी जैसे जैसे पढ़ाता जा रहा हूँ, जो चीज़ समझ में आ रही उसको पढ़ो, जो चीज़ नहीं समझ में आ रही स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम जैसे ही नज़दीक आएगा, 20, 25, 30 दिन जैसे ही बचेंगे, 20 जैसे ही आपका वो आता है ना डेट आएगी, डेट तभी आती है जब आपका 20 दिन का लगभग गैप हो। उस डेट पे ही जैसे ही डेट आती है, मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाऊं जिसके अंदर मैं आपको बता दूं कि भैया अगर आप अब पढ़ाई शुरू करना चाह रहे हो तो आपको ये टॉपिक्स कवर कर देने हैं। आपको सबसे पहले ये टॉपिक्स कवर करने हैं जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना पक्के हो जाएंगे। आप फेल तो बिल्कुल नहीं कर रहे होगे और अच्छे ग्रेड से पास कर जाओगे। अब दूसरी चीज, अब उसके बाद मैं टॉपर्स के लिए बता दूंगा कि अब अगर आपको टॉप करना है तो इतना तो पढ़ना ही है, मैंडेटरी है, उसके अलावा आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। तो ये वीडियो मैं एक अलग से बना रहा हूँ जब एग्जाम की डेट आएगी ना, उससे 20 दिन पहले। अभी के लिए बिल्कुल हड़बड़ाओ मत, बिल्कुल भी मत हड़बड़ाओ। मैं अभी एक पोल डाला हुआ था, उस पोल में बहुत सारे बच्चों ने बोला भैया फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है। फिजिक्स के बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो हमें समझ में आ रहे हैं। हमें किस में फोकस करना है? जो पार्ट हमें समझ में आ रहा है उसको तो पढ़ो पहले, उसको तो कवर करते जाओ, और जो पार्ट नहीं समझ में आ रहा उसको छोड़ दो। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि डेरिवेशन वगैरह नहीं समझ में आ रही, क्योंकि हार्ड है डेरिवेशन यार थोड़ी सी। फिजिक्स है, इंजीनियरिंग कर रहे हो ना, हलवा थोड़ी है कि भैया हमने 10th की फिजिक्स उठा ली और वहाँ की डेरिवेशन कर रहे हैं। थोड़ा सा टफ है, मैं मानता हूँ। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वगैरह वाली जो डेरिवेशन है वो थोड़ा टफ है, इतना ज़्यादा रिकॉल नहीं हो पाती, इतना ज़्यादा अपन ग्रास्प नहीं कर पाते उस चीज़ को, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़। उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो डेरिवेशन वैसी की वैसी ही रहेंगी, है ना। तो उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। अपन कर क्या सकते हैं कि जो इजी वाला पार्ट है, जो ऐसा पार्ट है जो हमें इजीली समझ में आ रहा है, हमें पहले उसे कवर करना है। जहां पे हमें ये क्रिटिसिज्म नहीं देना है कि ये डेरिवेशन समझ में नहीं आ रही। अरे आपको डेरिवेशन नहीं समझ में आ रही, आप पता है क्या करोगे, उसको थोड़ा साइड कर दोगे। इवन मैं आपको ये वीडियो जरूर बना के दूंगा कि कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, और विश्वास मानो वो टॉपिक्स इतने ज्यादा ईजी है ना कि आप उतना पढ़ के जाओगे, आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो रहे होंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हो, आपको मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो रहे होंगे। क्या इतनी चीजें में समझ में आई? भरोसा करो यार, बहुत सारी चीजें सोच कर रखी है। अब ये कोडिंग वगैरह वाला चैनल भी चालू होने वाला है, उस पर भी ध्यान देना है, ठीक है। तो अभी इतना हड़बड़ाओ मत। अब दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे यही बोल रहे थे कि भैया बीसीई और फिजिक्स का जो चैप्टर्स हैं वो कम है, मतलब वो कम कवर हुआ है। वहीं BEEE पहले चालू हुआ, उसके 4-5 चैप्टर्स हो चुके हैं ऑलरेडी। BEEE एक सिंगल टीचर करा रहा है, मैं सचिन कुमार द्विवेदी, मैं 2 सब्जेक्ट्स करा रहा हूँ, एक आपका BCE, एक आपका फिजिक्स। कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा समस्या आने वाली है तो फिजिक्स पहले कवर हो जाए, उसका भी ये वाला 3रा चैप्टर चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो आपका BCE है, BCE मैंने 2 चैप्टर कराए, 3रा चैप्टर भी मैं कोशिश करूंगा करा रहूंगा। 3 चैप्टर अगर आपने किसी सब्जेक्ट के कर लिए ना, आप उसमें अच्छे खासे नंबर स्कोर कर सकते हो। अब जो 4था 5वां चैप्टर मैंने छोड़ा है ना, उसमें ऐसा तो नहीं आप कुछ पढ़ नहीं सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं वीडियो तो बनाऊंगा उसमें मैंने 4th और 5th चैप्टर का भी टॉपिक बताना है, उसको आप थोड़ा थोड़ा देख लेना, थोड़ा थोड़ा देख के चले जाना। 3 चैप्टर ये आपके कंठस्थ हो जाएंगे, बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, और 4th और 5th के बीच में भैया आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हल्का देख के चले जाओगे। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया उसको फोड़ के आ जाना, क्या दिक्कत है यार। सारी चीजें तो हमारी एकदम सेट रखी हुई हैं। तो अब मत कोई भी चीज कमेंट करना गलत। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कमेंट में अपना नाम बताना है, क्या चीज मैं ऐड ऑन कर सकता हूं, ऐसा क्या है जो आपको नीड पड़ रही है। जैसे अभी आप ये दिमाग में आया ना कि हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक वीडियो बनानी है, तो ये आपने ही तो मुझे बताया, आपने तो कमेंट में बोला कि भैया इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो हमें बता दो, क्योंकि सारा कुछ पढ़ना थोड़ा सा इजी नहीं पढ़ पा रहा, थोड़ा टफ पढ़ रहा है। तो ऐसे ऐसे आप मुझे बताते हैं ना, मैं श्योर आपके लिए वीडियोस बना रहूंगा। अभी के लिए ये समझो कि ये लास्ट पॉइंट है कि भैया हमारे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। एक्सप्लेन नहीं करूंगा तब भी समझ में आएगा। भैया हाई स्पीड होती है टनल डायोड की, लो पावर कंजम्पशन होता है, बहुत ही कम पोटेंशियल डिफरेंस पे चल पाता है। अभी तो हमने देखा कि बहुत ही कम पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे ना, उसमें भी करंट हमारा फ्लो करता है। दूसरा, हमें नेगेटिव रेजिस्टेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक मिल जाती है। रिलायबिलिटी होती है, ज्यादा लंबे समय तक चल पाता है, जल्दी खराब नहीं होता। अब डिसएडवांटेज में अगर हम देखें तो यहाँ पे वोल्टेज आउटपुट हमें थोड़ा सा कम मिलता है। दूसरी चीज की इसको बनाना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तीसरी चीज की इसकी एप्लीकेशंस लिमिटेड होती हैं। लिमिटेड एप्लीकेशंस में क्या, एक आप एम्पलीफायर बना सकते हो, दूसरा आप ऑसिलेटर बना सकते हो, तो ये भी है। राइटिंग थोड़ी खराब है, मैनेज करना उस चीज को। सेंसिटिव टू टेम्परेचर, अगर ज्यादा गर्म माहौल में रखोगे तो वहां भी ये अच्छे से काम नहीं कर रहा होगा, क्योंकि पी-एन जंक्शन डायोड में टेम्परेचर का ज्यादा खेल है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, क्या होगा, एन टाइप के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, पी टाइप में ट्रांजिशन करना शुरू कर देंगे। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांजिशन कर जाएंगे तो डायोड का मतलब ही क्या है फिर। तो ये थोड़ा सेंसिटिव होता है टू टेम्परेचर, ये चीज भी नोट कर लो। अब अगर कोई डाउट है, बिल्कुल बेशक आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।
कई बार क्या होता है कि हम जब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ ना, क्योंकि अभी फोकस उधर चल रहा है, जो आपका कोडिंग वाला चैनल है ना उस पर बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आने वाला है, उसके लिए ज़्यादा फोकस जा रहा है। अब इधर साइड क्योंकि हम आरजीपीवी एग्जाम्स को, हमारी जिम्मेदारी है कि हम निकालें उसको बस किसी तरीके से, तो ये फिजिक्स और बीसी और आपका केमिस्ट्री BEE ये कुछ इस तरीके से है कि आप एग्जाम में थोड़े से अच्छे नंबर से पास हो जाओ, आप एग्जाम में थोड़े अच्छे नंबर से पास हो जाओ। क्योंकि अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हो तो आप उन टॉपर्स की गिनती में तो नहीं आते हो जो शुरू से पढ़ रहे होंगे, है ना? गलत बोल रहे हो? नहीं हम टॉपर्स हैं। चलिए कोई बात नहीं, अभी आप सिर्फ और सिर्फ उसको पढ़ते जाओ, ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ निकालो और कोशिश करो कि वहां पे जो कोडिंग वाला चैनल है उसको हम बेशक जाके देख रहे हो, कोडिंग वाला चैनल है हमारा भैया एजुकेशन पॉइंट कोडिंग, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी लिंक, जाके आप सर्च भी कर सकते हो। यहां पे हमें मेन फोकस डालना है क्योंकि ये हमें इंडस्ट्री रेडी कर रहा होगा, ये हमें प्लेसमेंट दिलाने वाला है, ये हमें नौकरी दिलाने वाला है। फिजिक्स नौकरी दिलाने वाला है? नहीं दिलाने वाला है। तो अभी उस हिसाब से लेके चलो। BEE वाले टीचर को भी लेके चलो कि भैया वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर है, पिछले 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, वो जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं ऐसा समझो कि वो बेस्ट मेथड ही है। विश्वास मानो, अगर आपको अभी ये समझ में आ गया होता या अगर आपको इससे भी बेहतरीन मेथड पता होता तो आप कॉलेज में पढ़ रहे होते ना, कॉलेज वाले टीचर अगर पढ़ा रहे होते आपको अच्छे तरीके से, तो क्या आप वहां से नहीं पढ़ रहे होते? तो विश्वास करो, टीचर के ऊपर विश्वास करो। ऐसी जो चीजें हैं जो नहीं समझ में आ रही है उसको थोड़ा साइड रख दो, जो चीजें समझ में आ रही है उसको करते जाओ। थोड़ा 60% सिलेबस भी कवर करके रखोगे ना तो आपके 70 से 80% मार्क्स वहीं से आ रहे होंगे। हमें 100% नहीं पढ़ना है, हमें इसके ऊपर ध्यान देना है। दूसरी चीज, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत बार बताई हैं, इसको आप देख लेना। सबके जो लिंक है प्लेलिस्ट के वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आराम से पढ़ाई करो यार, नोट्स अच्छे से बनाओ, रिवाइज अच्छे से करते जाना, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखो।